तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, सब बढ़िया, सब कुशल मंगल, सब मजे में घूम फिर रहे हो एकदम बढ़िया से। तो देखो पहला लेक्चर तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, है ना। अब दूसरा लेक्चर ये चार्जेस के बारे में, चार्ज का नेचर के बारे में, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ये सब पढ़ चुके थे पहला लेक्चर में। अगर ये पहला लेक्चर नहीं देखे हो तो पहले पहला लेक्चर देख कर आओ, फिर दूसरा लेक्चर देखना। सेकेंड लेक्चर में क्या है हम लोगों का, तो कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कूलम्स लॉ के बारे में लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। कूलम्स लॉ कहाँ कहाँ वैलिड होता है वो सब जानेंगे। इसका क्या बेनिफिट है कूलम्स लॉ को यूज करने के लिए, किस किस जगह पे हम यूज कर सकते हैं वो देखेंगे। और फाइनली लास्ट में देखेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड चार्ज पार्टिकल, कि अगर एक थ्रेड से दो अलग अलग थ्रेड से 2 पॉइंट चार्ज हम लटका देंगे तो वो दोनों कितने पे जाके इक्विलिब्रियम को अटेन करेगा, कितना डिस्टेंस दोनों आपस में बनाएंगे फिर जाके इक्विलिब्रियम पे करेगा। तो तीनों चीज हम समझते चलेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले बात करते हैं कूलम्स लॉ के बारे में। कूलम्स लॉ के बारे में क्या जानते हो, तो सबसे पहले इतना समझो कि कूलम नामक साइंटिस्ट था एक, जो 1785 में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए। वो एक्सपेरिमेंट किससे रिलेटेड था, एक्सपेरिमेंट था कि नेचर ऑफ इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस के बारे में, कि दो चार्ज कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, क्या रिपल्सन होता है कि सिर्फ अट्रैक्शन होता है, ये जानने के लिए वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए। और फाइनली 1785 में वो लॉ लेकर आए जिस लॉ को हम कहते हैं कूलम्स लॉ। एक बेसिक्स लॉ है ये फाइंड करने के लिए कि फोर्सेस बिटवीन चार्जेस कितना होता है, या ऐसे भी कह सकते हो कि बेसिक्स लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इसका नाम क्या देंगे, एक सबसे पहले तो ये बेसिक्स लॉ है, बेसिक लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या फाइंड करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। तो 1785 में कूलम्स ने क्या कहा कि कहीं भी दो चार्जेज अगर रखी है तो उन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्जेस पे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह लो या फोर्स ऑफ रिपल्सन कह लो, वो दोनों जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक। और वो दोनों फोर्स कैसे लगेगा, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। क्या एकदम सिमिलर दिख रहा है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो हाँ एकदम सिमिलर दिख रहा है। पूछो कैसे, वहां पे भी क्या होता था, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास m1 into m2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। वहां पे भी एक कांस्टेंट आती थी जिसको g कहते थे, और उस g को हम कहते थे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक उसी तरह उसी एनालॉजी में ये भी है बेसिक्स लॉ कूलम्स लॉ का, जो काम करता है दो फोर्सेस फाइंड करने के लिए चार्ज के बीच में, या यूं कह लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले समझेंगे कि कूलम्स लॉ जो है वो शो करता है हमको इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस के बारे में, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस, कि चार्जेस आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। अच्छा, वहां पे ग्रेविटेशनल लॉ में दोनों हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही हुआ करता था, दो मास के बीच में हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। पर यहाँ पे अट्रैक्शन ही हो ये जरूरी नहीं है, यहाँ पे अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि हम पहला लेक्चर में बताए थे कि अगर लाइक चार्ज है, दोनों चार्ज का नेचर सेम है, लाइक चार्ज है, तो उनका एक प्रॉपर्टी होता है कि वो रिपेल कर जाते हैं, दूर भागते हैं। बट अनलाइक चार्ज है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये आपस में क्या कर जाएंगे, रिपल्सन कर जाएंगे, है ना। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज ये निगेटिव चार्ज, तो दोनों आपस में अट्रैक्शन कर जाएंगे। तो इसके कारण से नेचर ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन। जैसे कि एग्जाम ये देख लो, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस बताता है, क्या बताता है कि इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस, ठीक। अब मान लो थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे एक चार्ज है जिसका नाम हमने लिखा प्लस का Q1, ठीक। इसके कुछ दूरी पे, मान लो r दूरी पे, और ये लाइन क्या है, लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज। और ये मान लो यहाँ पे कुछ दूरी पे रखा है एक Q2 चार्ज। बोलो सही बात, ये Q1 है ये प्लस का Q2, दोनों का नेचर कैसा है, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपल्सन होगा, क्या होगा, रिपल्सन होगा। और रिपल्सन होगा तो ये इसको क्या करेगा, उधर की तरफ रिपेल करेगा, ये इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा। तो मान लो कि इस पे रिपल्सन होगा तो फोर्स लगेगा, फोर्स लग रहा है, तो इस पे फोर्स इसके तरफ लगेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसको क्या पढ़ोगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसको क्या पढ़ोगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये कहाँ है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है। ये दोनों फोर्सेस कैसे हैं, अलोंग द लाइन ऑफ द टू चार्ज। कैसे है, दोनों चार्ज का जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसी के बीच में है। कैसा है, फोर्स F एक्ट्स एज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज, कि ये फोर्स उन्हीं लाइन पे एक्ट करेगा जो लाइन इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करता हो। तो यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले कि फोर्स इस पे लगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्या ये दोनों फोर्स अलग अलग होंगे, क्या ये दोनों फोर्स अलग अलग होंगे, बताओ, नहीं, सेम ही फोर्स होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, जितना फोर्स से ये इसको रिपेल करेगा उतना ही फोर्स से ये इसको रिपेल करेगा। ठीक उसी तरह जैसे ग्रेविटेशनल में देखो
जितना फोर्स ये वाला मास इसको अट्रैक्ट करता था, उतना ही फोर्स ये वाला मास इसको अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे इसको अगर मैं ड्रॉप करूं तो अर्थ खींच रहा है इसको, तो जितना फोर्स इस मार्कर को अर्थ खींच रहा है उतना ही फोर्स से ये मार्कर भी अर्थ को खींच रहा होगा। लेकिन क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है तो ये मार्कर उसको खींच नहीं पाया, ये खुद ही खींच गया उसके पास। लेकिन जितना फोर्स से अर्थ इसको खींच रहा होगा उतना ही फोर्स से ये मार्कर भी अर्थ को खींचता ही है। समझ में आया? ठीक उसी तरह जितना फोर्स से ये इसको रिपेल करेगा उतना ही फोर्स से ये भी इसको रिपेल करेगा। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, बस साइन क्या रहेगा? अपोजिट। इसको कैसे पढ़ोगे? तो इसको पढ़ने का तरीका ये होता है कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इसको पढ़ोगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। क्या इतना बात समझ में आया? तो ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर ही रहेगा। और फोर्स एक्ट कैसे करेगा? तो बार बार कह रहे हैं कि ये दोनों फोर्स जो है वो एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। किस लाइन के अलोंग? उस लाइन के अलोंग जो दोनों चार्जेस को क्या कर रहा हो? ज्वाइन कर रहा हो। तो यहां पे लिखो कि F, और दोनों के बीच में दूरी कितना है? मान लो R, ये R डिस्टेंस है दोनों के बीच में। तो F फोर्स है, एक्ट्स along the line joining the center of charges। तो यही लाइन ज्वाइन कर रहा है दोनों का सेंटर को, तो इसी के अलाउंग होगा। इतना तो समझ में आया कि फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर। अब ये फोर्स होगा कितना? समझ तो गए कि हाँ रिपल्सन करेगा या अट्रैक्शन करेगा, नेचर के डिपेंड करेगा कि अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, निगेटिव है तो भी रिपेल करेरेगा। लेकिन करेगा कितना से, वो बात आई यहाँ पे। तो ये जो है वो दिखा गया कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब यहाँ पे देखो दोनों अपोजिट फोर्स है, तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, लेकिन कैसा? निगेटिव साइन लगा के, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग था, पर मैग्नीट्यूड अभी भी क्या है? बराबर है। तो हम अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख देंगे? F लिख देंगे, एक F मान लो। तो जो ये F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस होता है, ठीक, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर हो जाएगा। कहो इतना बात, ठीक। अब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो तुम्हें निकल कर आएगा F इक्वल टू, अब क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, है ना, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जिसको कहते हैं। तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इसका मैग्नीट्यूड लिख लो इस फोर्स को, ये मैग्नीट्यूड बताया। डायरेक्शन कैसे? तो तुमने देख ही लिया कि इसको इधर धकेलेगा, इसको इधर धकेलेगा, तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया? दोनों पे, दोनों चार्ज पे इतना ही फोर्स लग रहा होगा। कितना? K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। ये K क्या है यहाँ पे? वेयर जो K है उसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं। फिर K क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या ये K कांस्टेंट है? सच में कांस्टेंट है? नहीं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, लेकिन ये मीडियम डिपेंडेंट है। यही तो खेला है यहाँ पे कि जो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स में F इक्वल टू G M1 M2 अपन R स्क्वायर, क्या सेम रिजेंबल कर रहा है? M1 की जगह पे Q1, M2 की जगह पे Q2 और R की जगह पे R स्क्वायर की जगह पे यहाँ भी R स्क्वायर ही है, ठीक। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? K, वहाँ पे कांस्टेंट क्या है? G। तो ये जो G होता है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कैसा है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं होता है। ये K जो है वो एक्चुअल में K डिपेंड्स अपॉन मीडियम इन विच चार्जेस आर केप्ट। मतलब कि चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, किस मीडियम में रखा हुआ है, उस पे डिपेंड करता है ये K। समझ में आया? इतना नोट करो पहले, फिर आगे बताए। इतना नोट करो, ये K जो है, अच्छा ये नोट कर लो, फिर इसको इरेज करेंगे। इतना ये पार्ट इरेज करेंगे, उसमें फिर देखेंगे, ठीक। नोट करो जरा। अब क्या देखेंगे हम यहाँ पे? नोट कर लिए? इरेज कर रहा हूं मैं,
ठीक, अब क्या देखेंगे हम कि ये जो K है वो मीडियम डिपेंडेंट है, मतलब दोनों चार्ज किस मीडियम में रखा है उस पर डिपेंड करेगा। एयर में रखा है, वैक्यूम में रखा है, फ्री स्पेस में रखा है, या किसी वाटर के अंदर रखा है, किसी ऑयल के अंदर रखा है, क्या है वहां पे डाई इलेक्ट्रिक, उस पर डिपेंड करता है कि मीडियम डिपेंडेंट है। कैसे मीडियम डिपेंडेंट है तो आओ बताते हैं। अब K डिपेंड्स अपॉन मीडियम इन व्हिच चार्जेस आर केप्ट, कि किस मीडियम में चार्ज रखा है। अगर K मीडियम डिपेंडेंट है तो इसका मतलब फोर्स भी क्या हुआ अपना, वो भी मीडियम डिपेंडेंट हुआ। बोलो हाँ कि ना। ये रहा अपना, ये कूलम्स लॉ तो यही हुआ, ये जो है यही कूलम्स लॉ है, अरे यही कूलम्स लॉ है, ठीक। लेकिन इस ये फोर्स है, ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है, हाँ दो चार्ज है तो रिपल्सन है, अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन है, तो ये फोर्स भी मीडियम डिपेंडेंट हो जाएगा। पूछो कैसे। अगर K मीडियम डिपेंडेंट है तो जो K है, K डिपेंड्स अपॉन मीडियम इन व्हिच चार्जेस आर केप्ट, और फोर्स क्या है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब K इसके साथ फोर्स में है ही, ठीक, और जब K फोर्स के साथ है तो इसका मतलब K डिपेंड ऑन मीडियम, तो फोर्स भी डिपेंड अपॉन मीडियम। क्या लिखोगे यहाँ पे, सिंस, अब ये सब देख लो, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं सिंस K डिपेंड्स अपॉन मीडियम फोर्स also डिपेंड्स अपॉन मीडियम। इसका मतलब ये दो चार्जेस जब एयर में रखोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन कुछ और होगा जब इसी दोनों चार्ज को सेम डिस्टेंस पे, सेम चार्ज, सेम दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रखो, सेम डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन देम सेम रखो, बस इसको उठा के किसी दूसरे मीडियम, इस बार एयर में था इस बार वाटर में डाल दो, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन बदल जाएगा। अब समझ में आया क्यों लिख रहे थे ऐसे, कि ये फोर्स जो है वो ऑल्सो मीडियम डिपेंडेंट है, मतलब चार्जेस भी सेम रखो, दोनों के बीच का सेपरेशन भी सेम रखो, कुछ चेंज ना करो, ठीक। Q1 Q2 सेम मैग्नीट्यूड का, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो एयर में ले रहे थे उतना ही डिस्टेंस रखो, लेकिन फिर भी फोर्स बदल जा रहा है सिर्फ इस चक्कर में क्योंकि अब मीडियम बदल गया। वो भी क्यों, क्योंकि ये जो K कांस्टेंट है वो मीडियम डिपेंडेंट है, और K मीडियम डिपेंडेंट होने के चक्कर में फोर्स भी क्या होना पड़ रहा है, मीडियम डिपेंडेंट हो रहा है। तो पूरा का पूरा कसूरवार इसमें कौन हुआ, ये K हुआ। अगर ये मीडियम डिपेंडेंट ना होता तो फोर्स भी क्या रहता, कांस्टेंट ही रहता। उसके बाद तुम पानी में रख के उसको देख रहे हो, या एयर में रखो, या किसी ऑयल में या किसी तेल में रख दो, ठीक। तो ये नोट करो इतना। अब ये K की वैल्यू कितना होता है, K कैसे डिपेंडेंट होता है उसके बारे में समझेंगे, नोट करो। चलो अभी रेज कर रहे हैं, बस एक ये छोड़ेंगे और ये लाइन लिखा हुआ छोड़ेंगे, बाकी सभी रेज कर देंगे। मीडियम एफ ऑल्सो डिपेंड अपॉन मीडियम। अच्छा हाँ, अब देखो ये जो K होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन m। क्या होता है, K की वैल्यू जो होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन m होता है, और m क्या है यहाँ पे, एप्सिलॉन m वो होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या लिखोगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यहाँ ना लिखो इधर लिख दो। देखो K डिपेंड्स अपॉन मीडियम इन व्हिच चार्ज आर केप्ट, तो ये भी इरेज कर दो। और फोर्स की वैल्यू अपना सुनो जरा, इधर भी हटाओ, फोर्स की वैल्यू बस नोट कर लो यहाँ पे, F इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया, ठीक। अब इसको भी हटाओ। हाँ, तो अब क्या देखेंगे हम कि जो K की वैल्यू होती है, ये इस K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन m। ये एप्सिलॉन m क्या है, तो इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या हुआ इसका अर्थ तो समझो, परमिट मतलब किसी चीज को अलाउ करना, तो ये परमिट देता है कि मेरे मीडियम में तुम कितना फोर्स लगाओगे। मेरे से पहले पूछो कि हाँ हम इस मीडियम में कितना फोर्स लगाए, तो वही हुआ परमिट देना, कि ये जो मीडियम में चार्ज रखोगे उस मीडियम से तुम्हें परमिशन लेना पड़ेगा कि हाँ बताइए हम K की वैल्यू कितना रख सकते हैं आप में।
तो इसीलिए इसका नाम पड़ा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिट मतलब किसी चीज को अलाउ करना, परमिट देना। तो ये परमिट देता है अपने मीडियम में कि तुम अगर मेरे मीडियम में चार्जर रखोगे तो तुम्हें इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब इतना वैल्यू हम देंगे तुमको। इसलिए इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम कि तुम मेरे मीडियम में कितना फोर्स लगा सकते हो, है ना, कि अगर मेरे मीडियम में रखोगे तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। तो वही इसको नाम दिया परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। ये एप्सिलॉन एम है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम ये एप्सिलॉन नॉट है। इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इतना समझ में आया, इतना समझ गए। तो एक यहां पे और टर्म लिखो, इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या चक्कर है, तो रिलेटिव मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो गया किसी की अपेक्षा में किसी चीज को ऑब्जर्व करना, है ना। जैसे हम पूछे यहाँ से दिल्ली कितना दूर है, तो तुम सबसे पहले पूछोगे कि दिल्ली कहाँ से, किस दूरी से, पहला सवाल यही आएगा ना। तो हम कहेंगे कानपुर से बताओ, तो फटाक से बता दोगे कि हाँ कानपुर से इतना दूर है। तो इसके कानपुर के रिस्पेक्ट में दिल्ली का दूरी बताया जा रहा है ना। ठीक उसी तरह किसी चीज का रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब, अगर किसी मीडियम का परमिटिविटी मेजर करना है तो हम उसको किसी रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। तो यहाँ किसको रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, तो फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में, कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस जो होता है उसी को रिलेटिव परमिटिविटी कहेंगे। मतलब कि जो ये रिलेटिव परमिटिविटी है इसको हम एप्सिलॉन आर को लिख सकते हैं, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कि परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को ही हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, इतना समझ में आया। तो यहां से अगर हम वैल्यू देखें तो एप्सिलॉन एम की वैल्यू कितना निकल के आएगा, एप्सिलॉन आर डॉट एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एप्सिलॉन नॉट आएगा। इसको उठा के यहां पुट करो, तो इसको उठा के जैसे ही यहां पे पुट करेंगे तो k की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट आएगा। क्या ये निकल कर आया। और इस एप्सिलॉन आर जो लिखा है इसको डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी मीडियम का। जैसे डाइइलेक्ट्रिक का होता है, हर एक जो डाइइलेक्ट्रिक होती है उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो उसको डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ठीक, अब डाइइलेक्ट्रिक है क्या, तो डाइइलेक्ट्रिक एक अलग किस्म का मटेरियल होता है, ना तो कंडक्टर होता है, ना तो इंसुलेटर होता है, ना सेमीकंडक्टर होता है। हाँ, इंसुलेटर भी नहीं होता है, वो एक अलग किस्म का मटेरियल होता है जो कि करंट तो पास नहीं करता लेकिन चार्ज इंड्यूस करवा लेता है खुद में, है ना, जो कि करंट खुद डू नॉट अलाउ टू करंट पास थ्रू देम बट इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, या ऐसे कह लो कि चार्ज इंड्यूस करवा लेगा, है ना, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कर लेता है वो। तो इस कारण से उस डाइइलेक्ट्रिक एक अलग किस्म का मटेरियल होता है और उस मटेरियल का एक कांस्टेंट होती है जिसको हम कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इस एप्सिलॉन आर को हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, तो इसको हम के डैश भी बोलेंगे। तो एप्सिलॉन आर को अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर इक्वल टू के डैश। के डैश क्या है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, किसका, किसी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम का, है ना। अब यहाँ पे जब इसको रिप्लेस करोगे तो सो के का वैल्यू निकल के आएगा 1/4 पाई के डैश एप्सिलॉन नॉट। और के डैश यहाँ पे क्या है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। के डैश यहाँ पे क्या है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब पूरा बात समझ में आई। एयर के लिए कितना होता है, तो फॉर एयर या मान लो फ्री स्पेस, वैक्यूम फ्री स्पेस, के डैश की वैल्यू होती है 1। के डैश मतलब डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1। हम के किताबों में के रहता है लेकिन के डैश इसलिए ले रहे हैं क्योंकि के ऑलरेडी हम ले चुके हैं कांस्टेंट के लिए, है ना, कूलम्स कांस्टेंट के लिए। ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी निकाले थे ना, ये के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ही तो था, इसको कूलम्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, कूलम्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। यही है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो कि मीडियम डिपेंडेंट था। तो के डैश की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो इसके लिए के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि के डैश की वैल्यू 1 हो गई तो ये आ गया। और इसका वैल्यू होता है 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मेजर करेंगे इसको और नोट करेंगे, इस लाइन को नोट करके रखेंगे, काम आएगा ये। ठीक, तो अब डायरेक्ट अगर ये डायरेक्ट एयर में रखा था तो फोर्स का इक्वेशन क्या होगा, बदल जाएगा। अब एयर डायरेक्ट एयर में रखा है, ध्यान से देखो, के डैश इतना निकला है, ये के की वैल्यू, के डैश एयर के लिए कितना आया, 1 आया। तो जब के डैश की वैल्यू फ्री स्पेस या एयर के लिए 1 आया है तो डायरेक्ट के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक, तो यहाँ पे जो फोर्स लिखे हैं एक्चुअल में
वो फोर्स हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/4 पाई के डैश एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये हुआ अपना ओरिजिनल फोर्स का इक्वेशन, ये हुआ अपना ओरिजिनल फोर्स का इक्वेशन। क्योंकि ये अब देखो के डैश जो है वो मीडियम पे डिपेंड करेगा, हर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग, डाइलेक्ट्रिक का अलग अलग कांस्टेंट होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो के डैश बदलते जाओगे फोर्स का इक्वेशन बदलता जाएगा। तो एयर के लिए ये के डैश की वैल्यू 1 लिए थे, एयर के लिए के डैश की वैल्यू 1 लिए थे, तो इस कारण से यहां पे लिखेंगे फॉर एयर के डैश की वैल्यू 1 लिया था, तो फोर्स भी वहां पे कितना हो जाएगा, फोर्स भी वहां पे हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्ट के डैश की वैल्यू 1 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और तुम लोग इसी फार्मूले को रटे रहते हो, ये जो जिसका तुम रट के बैठे हो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वो ये वाला फार्मूला है। लेकिन ये कब होता है, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैसा हो, एयर हो, मतलब कि जहां दो चार्ज एयर में रखा हो, कहां रखा हो, एयर में या वैक्यूम में कह लो, दोनों पे। ठीक, समझ में आई? बोलो हाँ ना, अरे हाँ ना बोलो। अब अगर समझ में आ गया तो तुम्हारा पूरा कूलम्स लॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये था पूरा का प्रॉपर अपना कूलम्स लॉ का वो इक्वेशन, ये है अपना फोर्स। या इसको मान के, इसको याद करके चलो अच्छे से, ये समझ के चलो, क्योंकि यहाँ पे अगर मीडियम बदलेगा तो तुम ये लगाओगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू रखनी पड़ेगी। और ये के की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/4 पाई के डैश एप्सिलॉन नॉट होती है, के की वैल्यू ये नहीं होती है, ये सिर्फ एक एयर के लिए, एयर होगा तो ये लगाओगे, ये एयर के लिए है, हमेशा ये यूज करना, ऑलवेज वैलिड है ये, ऑलवेज वैलिड है ये, क्योंकि के डैश की वैल्यू हर एक मीडियम के लिए अलग अलग होता है। इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं, नोट करो इतना। हाँ देखो, अब फोर्स की वैल्यू कितना निकाल कर बैठे हैं हम लोग। फोर्स का इक्वेशन क्या है कि F इक्वल टू 1/4 पाई के डैश एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। 1/4 पाई के डैश एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे के डैश क्या है, के डैश डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। एयर के लिए इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिखते हैं। भैया एयर के लिए के डैश की वैल्यू हो जाती है 1, इस कारण से हम फोर्स लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा मान लो कि दो चार्जेस, यही दो चार्ज हम फिक्स कर लिए, ठीक, प्लस का Q1 प्लस का Q2, और दोनों के ये दोनों का बीच में मीडियम हमने रख दिया, मान लो एयर, ठीक, थोड़ी देर के लिए क्या ले लिए, एयर ले लिए, तो फोर्स का इक्वेशन ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये दो चार्जेस फिक्स है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, किसको चेंज करने से फोर्स चेंज होगा। चार्ज Q1 Q2 को तुम चेंज नहीं कर सकते हो, हमने फिक्स मान लिया कि यही दो चार्ज लेना है हमको। अब ये दो चार्ज फिक्स हो गया, मीडियम भी हमने फिक्स कर लिया कि एयर में ही रखना है, तो अब फोर्स किसके चेंज करने से चेंज हो सकता है, जरा ध्यान से देखो इस इक्वेशन में। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट हो गया, ये वाला बात, ये वाला पोर्शन तो कांस्टेंट हो गया, ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू थी, कांस्टेंट हो गई। Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। मान लो कि चार्ज हम सेम मान लिए, हम कह रहे हैं कि चार्ज वही है, तो उन दोनों के बीच में फोर्स वेरीज कब करेगा। अगर ये Q1 Q2 हमने फिक्स कर लिया तो फोर्स यहाँ पे फंक्शन ऑफ आर हो जाएगा ना, फोर्स यहाँ पे फंक्शन ऑफ आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पूछो क्या है। अरे भाई जब ये आर चेंज करोगे, जब देखो Q1 Q2 दोनों को सेम रख दिया हमने, एयर मीडियम भी सेम रख दिया, मतलब ये पूरा कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो रहा है, मतलब कि सिर्फ आर को चेंज करने से फोर्स चेंज होगा। तो फोर्स किसका फंक्शन हो गया, फंक्शन ऑफ आर हो गया कि नहीं हो गया। फंक्शन ऑफ आर का मतलब कि आर को चेंज करने पे फोर्स चेंज हो रहा है, किसको चेंज करने पे, आर को चेंज करने पे फोर्स चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। बोलो, अगर हमने चार्ज को फिक्स कर दिया, मीडियम फिक्स कर दिया, तो सिर्फ इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ाओ तो फोर्स घटेगा, कम करो तो फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल पे है। आर को बढ़ाओगे, आर अगर इंक्रीज करेगा तो एफ की वैल्यू डिक्रीज करेगी, आर बढ़ेगा तो एफ की वैल्यू डिक्रीज करेगा, और आर जितना छोटा होगा, आर अगर छोटा होगा तो एफ क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक, इतना समझ में आया। तो सिंस एफ फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, अगर फोर्स और आर के बीच में हमको कोई ग्राफ बनाना पड़े, फोर्स और आर के बीच में, मान लो ये फोर्स है, चार्ज फिक्स कर दिया हमने, और फोर्स और आर के बीच में ग्राफ बनाना पड़े, फोर्स एफ वर्सेस आर के बीच में, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा।
सिम्स टू बी हाइपरबोलिक टाइप। कैसा? करीब करीब हाइपरबोलिक टाइप बनेगा, ऐसे और नीचे झुकता हुआ। क्यों? क्योंकि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। समझ में आया? ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करता है। तो कूलम्स लॉ ऑल्सो फॉलो, यहाँ पे लिख सकते हो कूलम्स लॉ ऑल्सो फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, जैसे वहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन करता था। ठीक, अब जरा देखो इसके फोर्स में और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में क्या फर्क है। तो इसका फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अपना है K Q1 Q2 अपॉन r²। उसका कितना था? G m1 m2 अपॉन r², है ना, एक ग्रेविटेशनल फोर्स। तो Q1 Q2 की जगह पे यहाँ पे m1 m2 है, r² की जगह पे यहाँ पे r²। ये हमेशा अट्रैक्शन करता है, हमेशा अट्रैक्शन होता है इसमें। दो मासेस के बीच में हमेशा क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे डिपेंड करेगा नेचर ऑफ चार्ज पे, कि अगर सेम नेचर है तो रिपेल कर जाएगा, अपोजिट नेचर है तो अट्रैक्ट कर जाएगा। एक डिफरेंस यहाँ पे पता चला। दूसरा क्या, कि जो K है वो मीडियम डिपेंडेंट है। इसका K क्या होता है? अभी बताए थे, मीडियम डिपेंडेंट है ना, मीडियम डिपेंडेंट। और ये G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कहीं भी चले जाओ उसका वैल्यू क्या रहता है? सेम ही रहता है, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। समझ में आया? तो ये दोनों का फर्क हो गया। इसका K मीडियम डिपेंडेंट, इसका G यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। अब समझ में आया? ठीक, नोट करो इतना। फिर अपन चलते हैं वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बार बार पूछा जाता है कि कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो हम सिर्फ फार्मूला नहीं, उसको डिराइव सीखेंगे कि कैसे उसको समझते हैं। कुछ नहीं, बस डायरेक्शन देते हैं, पर कैसे देंगे तो वो समझो। पहले इतना नोट करो, नोट करो। इरेज कर रहे हैं। किसके दफनिए जो लड़ गए, मेरे जान के पीछे पड़ गए। सीढ़ी ला के देखो, मेरे दिल के छत पे चढ़ गए। 100 बाजे मारे अखियाँ, मारे अखियाँ, उस नीचे छत से उतारी अखियाँ, उतारी अखियाँ। 100 बाजे मारे अखियाँ, एक उसका नाम पुकारे। सोड़े रंग दे रांझिया, तेरे ही जैसे लगते हैं सारे। डर लगदा ना हो जाए यारे, सोड़े रंग दे रांझिया, निकले तो चांद से गिनती हो तारे। अब अपना टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, तो इसको समझेंगे। पहले थोड़ा और बोर्ड को क्लीन कर लें, फिर अच्छे से समझते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। मान लो कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x, ये अपना y एक्सिस। ये ओरिजिन हो गया पॉइंट O। ठीक, एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। दोनों के बीच में कुछ दूरी होगा, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ दूरी तो होगा ही। मान लो यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर को हम r2 कहेंगे, और यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर को हम, टेढ़ा बन गया क्या, इसका पोजीशन वेक्टर को हम हाँ, ये प्लस का Q2 चार्ज है, ये प्लस का Q1 चार्ज है। इसका पोजीशन वेक्टर को हम R1 कहते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर को R2 कहेंगे। R1, ठीक। और Q से Q2 के तरफ एक वेक्टर लेंगे जिसको हम कहेंगे R वेक्टर। यहाँ से इसके तरफ इस वेक्टर को हम कह लेते हैं R वेक्टर। बोलो सही। Q1 से Q2 के तरफ इसका पोजीशन वेक्टर ये हुआ, इसका पोजीशन वेक्टर ये हुआ। कहानी समझ में आई?
दो चार्जेज है Q1 Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, ये वेक्टर एक Q1 से Q2 तक जा रहा है। अगर इस R का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। इसका पोजीशन वेक्टर R2, इसका पोजीशन वेक्टर R1। तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से, ट्रायंगल लॉ सबको पता है ना, वेक्टर में पढ़े हो कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल डिनोट टू वेक्टर्स देन इट्स रिमेनिंग साइड, है ना, बोलो, देन इट्स रिमेनिंग साइड डिनोट्स रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर। तो अगर मैं कहूं कि ये R1 और R2, हाँ ये भी बहुत जरूरी होता है कि दो वेक्टर टेकन इन सेम ऑर्डर है तो जो उसका रिजल्टेंट है वो टेकन इन अपोजिट ऑर्डर हो जाता है। तो यहाँ पे R1 और ये R जो है अगर सेम वेक्टर है, सेम देखो सेम डायरेक्शन में है, मतलब कि टेकन इन सेम ऑर्डर है, तो हम लिख सकते हैं R1 प्लस R वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर। कैसे आया? तो ट्रायंगल लॉ से। कैसे? तो ट्रायंगल लॉ पढ़ के आओ कि अगर एक ट्रायंगल का मतलब दो साइड्स दो वेक्टर को डिनोट कर रहा है, टू नॉन जीरो वेक्टर को डिनोट कर रहा है टेकन इन सेम ऑर्डर, देन जो थर्ड साइड ट्रायंगल का होगा वो उन दोनों का रिजल्टेंट को क्या करेगा? डिनोट करेगा रिजल्टेंट को टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो ये टेकन इन अपोजिट ऑर्डर हो गया, R1 प्लस R इक्वल टू रिजल्टेंट R2। तो यहाँ से R वेक्टर कितना निकलेगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर निकलेगा। इतना समझ में आया? तो R का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना निकल के आएगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बताओ क्या ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड? हम R का मैग्नीट्यूड को लिख सकते हैं ना, बोलो सही। इसका मैग्नीट्यूड को हम ऐसे R भी बोलते हैं, यही तो है भैया। R का मैग्नीट्यूड को हम ऐसे सिंपली R भी लिख सकते हैं। तो अब फोर्स का फॉर्मूला लगाओ इस पे फोर्स किधर लगेगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 उसके तरफ, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इसके तरफ, ये हो जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। कहो सही। और ये इसको रिपेल करेगा तो किधर जाएगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इसके तरफ। बताओ सही। ओके तो पहले लिखो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिखोगे यहाँ पे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 तो कितना आएगा? पहले के, यहाँ पे मान लो एयर ही है तो हम उसको के एयर ले लो, ठीक। तो के Q1 Q2, कोई दूसरा मीडियम भी रहेगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, के में वो अपना झेल लेगा, हम के डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो के Q1 Q2 अपन दोनों के बीच का दूरी को R²। तो ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन कैसे लिखोगे? तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 किधर की तरफ है? Q1 से Q2 तरफ, मतलब R वेक्टर जो है वो किधर से किधर है? Q1 से Q2 की तरफ है। मतलब अगर R वेक्टर का हम वो यूनिट वेक्टर लिख दें तो डायरेक्शन हम मिल जाएगा। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? डायरेक्शन शो करना। तो F21 का डायरेक्शन किधर है? इसके तरफ डायरेक्शन है, R कैप के तरफ डायरेक्शन है। बताओ सही। भाई F21 इधर ही लग रहा है ना, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इस लाइन के लॉन्ग इस तरफ ऐसे भाग रहा है तो उसको R वेक्टर ही तो कहेंगे। R वेक्टर R इधर है तो R वेक्टर का कैप लगा दो, R कैप। ये R कैप क्या डिनोट कर देगा? इसका डायरेक्शन। अरे दादा R वेक्टर जो होता है ना वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, उसका मैग्नीट्यूड से और एक डायरेक्शन से। तो मैग्नीट्यूड तो R को हम R लिख सकते हैं सिंपली, ये मैग्नीट्यूड हो ही गया उसका R²। और डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर से डिनोट करोगे तो R कैप नहीं लगाना पड़ेगा, तो R कैप लगा दो बस। तो यहाँ डायरेक्शन के लिए लगा दो R कैप, ठीक। अब R कैप को कैसे लिख सकते हो? तो R कैप को लिख सकते हो R वेक्टर अपन मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर। बोलो सही। वो यहाँ पे पुट करेंगे तो के काला वाला निकालने दो, के Q1 Q2 अपॉन, अब R² है तो R को हम मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ R को R लिखते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और ये इसके बराबर है। तो क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ कह देना बस, क्योंकि ये R का मैग्नीट्यूड को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं इस इक्वेशन से ऐसे, और ये R² R का मैग्नीट्यूड ही को डिनोट कर रहा है ना। ये R वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो है, ये इसको भी मैग्नीट्यूड पढ़ते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं हम। समझ में आ रहा है? तो ये R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ये R² ही है ये, और इसके बराबर था ये, तो इसका मतलब इस पे स्क्वायर लगा सकते हो। अब यूनिट वेक्टर लिखोगे तो यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका क्या बताए थे कि R वेक्टर अपन मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर, R वेक्टर अपन मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर। बोलो सही। तो कितना हो जाएगा? K Q1 Q2। अब देखो इस R को फिर ऐसे लिख सकते हो, तो अब ये Q बन जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब इंटू R वेक्टर बच गया यहाँ पे, तो R वेक्टर। इसको कैसे लिखोगे? तो सो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का होल क्यूब, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। ये मैग्नीट्यूड है भैया,
ठीक। और ये आर वेक्टर को अब खोल दो, आर वेक्टर कितना था, R2 माइनस R1, यही तो था। आर वेक्टर कितना था, R2 माइनस R1, तो यहाँ पे लगा दो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये हो गया तुम्हारा फोर्स ऑन 2 नोट करो पहले इसको, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो फोर्स ऑन 2 आ गया, नोट किए। अब फोर्स ऑन 1 भी निकालना है, फोर्स ऑन 1 ये भी निकल आएगा। पूछो कैसे, अब 2 मिनट में निकलेगा। देखो ये हो गया वो, अब यहां पे इरेज करूंगा, ये गया अपना खत्म कहानी इसका। बहुत गर्मी है, कहानी तो मेरा खत्म होने वाला है इतना गर्मी में, देख रहे हो पसीने पसीने हो गए। पर पढ़ा के छोड़ेंगे तुम लोगों को। अभी स्टार्ट किया हूँ, पूरा फिजिक्स पढ़ाऊँगा, बेसिक्स पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद एडवांस पढ़ाऊँगा, जेईई एडवांस के लेवल का पढ़ाऊँगा, फिर एरोडॉब लगवाऊँगा, फिर पाथफाइंडर लगवाऊँगा, करूँगा सब, लेकिन हौले हौले, है ना। पूरा फिजिक्स सिखा देंगे, पूरा फिजिक्स। R इक्वल टू R2 माइनस R1 हो गया। अच्छा, अब हमें निकालना है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो उसके लिए भी लिखो मैग्नीट्यूड के तो कांस्टेंट है, सेम ही रहेगा, जिस मीडियम में रखो उसके लिए ही। यहाँ पे एयर में लिए थे तो के की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0। तो के Q1 वही रहेगा, Q2 वही रहेगा, मैग्नीट्यूड तो दोनों का फोर्स का सेम ही रहता है, डायरेक्शन में फर्क पड़ता है। इसका डायरेक्शन इसके अपोजिट है, तो इसका डायरेक्शन आर कैप था, तो इसके अपोजिट का डायरेक्शन का इस तरफ उल्टा डायरेक्शन का क्या माइनस आर कैप लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये आर कैप अगर इस तरफ का डायरेक्शन को बता रहा है तो इसके अपोजिट वाले डायरेक्शन को हम माइनस आर कैप लिखते हैं। जैसे एक्स एक्सिस कहते हो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस वाले को आई कैप कहते हो, तो माइनस एक्सिस में जाने वाले को माइनस आई कैप कहते हो कि नहीं कहते हो? दिख रहा? तो ठीक अपोजिट में जा रहा है तो माइनस आर कैप लगा देंगे, तो यहाँ पे लगा दो माइनस आर कैप। अब माइनस आर कैप करेंगे तो कहानी बदलेगी। देखो यूनिट वेक्टर आर कैप का क्या था, आर माइनस आर है, अब माइनस आर कैप है तो इसके लिए माइनस को रखेंगे, आर कैप का यूज करेंगे, तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आर कैप को यहाँ पे माइनस रहने दो, माइनस का एक मिनट के लिए माइनस बाहर खींच लो, इधर खींच लो माइनस। अब ये आर कैप को कैसे लिखते थे पहले, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, तो यहाँ पे लिखोगे आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। बोलो सही, यहाँ तक तो सेम ही आया, बस माइनस आ गया, तो माइनस का के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब जरा देखो ये आर को आर कहते हैं तो इसको क्यू बना सकते हैं हम, या इसको ऐसे लिख सकते हो तो ये क्यू बन जाएगा, तो आर का होल क्यूब कह दोगे। ये आर स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो आर इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये स्क्वायर है कि ये जुड़ेगा तो क्यूब। और यहाँ पे आ गया आर वेक्टर। अब आर वेक्टर कितना था, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, बोलो सही। अब ये माइनस को उधर भेजो, अब इस माइनस को जैसे ही उधर भेजोगे तो ये निकल के आएगा के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब, और ये माइनस हो जाएगा R1 माइनस R2, बोलो सही। इसके अपोजिट दिखा, जब ये था फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो अब इसको कैसे लिखोगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, अपना आया कितना, यहां से खींच के ये ले गए हैं, तो यहाँ पे 2 1 था तो 2 माइनस 1, यहाँ पे 1 2 है तो 1 माइनस 2, यहाँ पे 2 1 है तो R2 माइनस R1 है का होल क्यूब। यहाँ पे अभी आ रहे तो इसको भी ऐसे फॉर्म में लिख देंगे तो मजा आ जाएगी। अच्छा जरा देखो, आर का मैग्नीट्यूड R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होता है R1 माइनस R2 के मैग्नीट्यूड का। क्या ये बात पता है तुम लोगों को, बताओ? अरे इसका काम है सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाना, मतलब वैल्यू, डायरेक्शन से उसको मतलब नहीं है। इसका R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड निकालो या इसको R1 माइनस R2 कह दो, दोनों बात सेम ही है, क्योंकि ये R तो मैग्नीट्यूड है ना, R मैग्नीट्यूड मतलब R, इस R वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ये सिंपली R, दोनों के बीच का डिस्टेंस, यही तो होता है। अब दोनों का बीच का डिस्टेंस तुम इधर से लिखो इधर, या इधर से इधर लिखो, बात तो सेम ही है भाई। यहाँ से यहाँ तक इस शोल्डर से इस शोल्डर का डिस्टेंस अगर मान लो 3 सेंटीमीटर है, तो इधर से इधर मेजर करो या इधर से इधर मेजर करो, आएगा 3 सेंटीमीटर है। तो इस कारण से हम क्या कहते हैं कि R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है
वो ठीक इक्वल होगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का। ठीक, तो अब यहाँ पे बस जो ये था उसको चेंज करेंगे, और जैसे ही इसको चेंज करोगे तो इसको यहाँ से ये क्यूब हटाओ, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब लगाओ। क्या दोनों फार्मूला एक दूसरे जैसे दिखने लग गए? अब याद करने के लिए आसान पड़ गया। अब ये हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये इमेज याद रखना, ये तभी ये दोनों वैलिड है इस इमेज के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कुछ गिर गया मेरा, हाँ मिल गई, ये हो गया था इसका। देखो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के Q1 Q2 R2 माइनस R1 का होल क्यूब इंटू R2 माइनस R1 सिमिलर दिख रहा है। अब अगर 1 इंटू 2 पूछेगा तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे 1 करो, यहाँ पे 2 करो, यहाँ पे 1 करो, यहाँ पे 2 करो। अब रिजेंबल कर गया, याद करने में आसानी होगी। हम चाहें तो यहीं पे छोड़ सकते थे, ये भी हो गया, चाहे तो यहीं पे छोड़ सकते थे, लेकिन ये पूरा प्रोसेस इसलिए बताया क्योंकि भरोसा नहीं है जो ऑब्जेक्टिव पेपर आते हैं उसमें यही लिख कर दे, ये लिख दे, वो ऑप्शन कुछ भी बदल देते हैं। ऑप्शन में वो चाहे तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ऐसा एग्जाम्पल लेके माइनस आर कैप लगा के छोड़ देते, यहाँ पे भी ला के छोड़ सकते थे, यहाँ पे भी ऑप्शन बना सकते थे, वो यहाँ पे भी बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। तो इसलिए पूरा स्टेप समझना है तुमको। सुन लो, अगर तुम डायरेक्ट ये रट के जाओ, ये रट के जाओ, पूरा प्रोसेस ना समझो कि कैसे हुआ है तो तुम मात खा जाओगे, है ना। वो कुछ भी चेंज कर देते। तुम इस पे आया हुआ क्वेश्चन है बहुत सारा, नीट में भी है और जेई में भी है, जेई मेंस में, एडवांस में नहीं है, कूलम्ब वेक्टर फॉर्म पे। तो वो क्या करते हैं कि ये जो लिखावट है इसको किसी भी जगह से मोड़ सकते हैं। वो R1 माइनस R2 को डायरेक्ट माइनस R वेक्टर लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? बोलो, लिख देंगे। तो ये माइनस वाले को इधर खींच के यहीं पे ऑप्शन बना सकते हैं, या यहाँ पे ऑप्शन बना देंगे आंसर का। तो इसमें से जितने भी प्रोसेस है सब प्रोसेस समझना था तुमको, क्योंकि ना जाने किस मोड पे वो क्या चेंज करके ऑप्शन बना दिए। क्यूब है, ठीक, इसलिए हम कह रहे हैं इसको समझना जरूरी है। ये था। अब जल्दी से लिमिटेशन पढ़ लो, फिर काम खत्म हो गया। कूलम्ब लॉ हो गया, इसके बाद लिमिटेशन पढ़ाते हैं, इसका काम खत्म करते हैं। नोट कर, इरेज कर रहे हैं, नोट करो। दीवानों के जैसे करते हो पढ़ते जाओ, मेहनत करते जाओ, 2027 के लिए तैयारी करो। जो जेई के बच्चे हैं वो 2027 के जेई के लिए करें, जो नीट के बच्चे हो वो नीट के लिए पढ़ो, जो बोर्ड वाले हो बोर्ड के लिए पढ़ो। हम तो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं है कि सिर्फ नीट के लिए है, जेई वाला नहीं पढ़ सकता। बस फिजिक्स है, बेसिक्स से है, एकदम बेसिक, एकदम लोअर से, बेसिक से लेके चल रहे हैं, है ना। ओके, तो लिमिटेशन पढ़ते हैं अब। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब लॉ। अब कूलम्ब लॉ की कुछ लिमिटेशन होती है। क्या क्या लिमिटेशन है? तो सबसे पहले ये देखो कि कूलम्ब लॉ जो है वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए। जहां भी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा कूलम्ब लॉ वहां पे अनवैलिड हो जाएगा, मतलब वहां पे होल्ड नहीं करेगा। पहला ये है इसका लिमिटेशन। दूसरा लिमिटेशन ये है कि कूलम्ब लॉ जो होता है वो स्टैटिक चार्ज के लिए काम करता है। रुका हुआ चार्ज, चार्ज कैसा हो? रुका हुआ, स्टैटिक हो, मूव नहीं करता हो। पहला स्टेप, पहला क्या था उसका लिमिटेशन कि कूलम्ब लॉ होल्ड फॉर पॉइंट चार्ज। दूसरा क्या कि कूलम्ब लॉ डज नॉट होल्ड फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और तीसरा पॉइंट क्या है कि कूलम्ब लॉ होल्ड फॉर स्टैटिक चार्ज। अगर दोनों पॉइंट चार्जेस अगर रेस्ट पे है तो ही कूलम्ब लॉ वैलिड है। और एक कमाल की बात और बताऊं, अगर कोई एक रेस्ट पे है चार्ज और कोई एक चार्ज मोशन पे भी है तो भी कूलम्ब लॉ वैलिड होता है। हम जिनसे पढ़े हैं वो भी हमको यही पढ़ाए हैं और ऐसा सच में होता भी है। अगर अलग पांडे सर तुम पढ़े होगे अगर, तो तुम्हें याद होगा कि वो उनका भी लेक्चर अगर पढ़ोगे तो वो बताते हैं कूलम्ब लॉ का लिमिटेशन में कि अगर एक चार्ज रुका है और एक चार्ज मूव कर रहा है तो भी तुम क्या करोगे? वैलिड हो सकता है। हम उन्हीं से पढ़े हैं। अगर वो ना होते तो मुझे फिजिक्स ना आता। मुझे तो आता ही नहीं था फिजिक्स। अब जिस दिन कभी मिलेंगे सर से, कभी मौका मिला सामने फेस टू फेस मिलने का, तो सबसे पहला काम ये करूँगा कि पैर छूँगा। मुझे तो फिजिक्स, मेरा 12th का बोझ उठा के देख लो, 12th का मार्कशीट उठा के देख लो, उसमें 36 नंबर आए थे फिजिक्स में मेरे। इतना ख़राब नंबर आया था। फिर हमने ड्रॉप लिया जेई के लिए, तो उसमें जब अलग पांडे सर की वीडियो से पढ़े हम, तब जाकर
मेरा फिजिक्स धीमे धीमे क्लियर हुआ। तो मेरे लिए तो आदमी एंजल बन के आया फिजिक्स पढ़ाने के लिए। तो फिजिक्स हमें आ ही रहा है उनके दम पे, पूरा टोटली पूरा का पूरा 100% जो भी मेरे को जितना भी हम पढ़े हैं वो सब उन्हीं का किया हुआ है, उन्हीं के वीडियो से हम पढ़े हैं। वो पढ़ाते गए, हम पढ़ते गए, हमको पहचानते तो हैं नहीं वो, समझ रहे हो। तो ये 3 पॉइंट्स तुम्हें लिखने हैं, तो नोट करो आप। पहला लिखोगे लिमिटेशन ऑफ कूलम्स कूलम्स लॉ का लिमिटेशन क्या है। तो सबसे पहला लिमिटेशन कि वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, डज नॉट वैलिड फॉर एक्सटेंडेड चार्ज। तो लिखोगे नॉट वैलिड फॉर एक्सटेंडेड चार्जेस, मतलब कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। एक्सटेंडेड चार्ज का मतलब होता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ठीक, वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, वैलिड ओनली फॉर स्टैटिक चार्ज। एक पॉइंट यहां पे एक्स्ट्रा और भी लिख लो, पढ़ लो। इफ वन चार्ज इज एट रेस्ट एंड another one is in motion, then also valid. Then Coulomb's law is also valid. ये हो गया अपना पूरा कंप्लीट। वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, वैलिड ओनली फॉर स्टैटिक चार्ज। कैसा, स्टैटिक चार्ज के लिए है ना, स्टैटिक चार्ज में बहुत चार्ज ऐसे नहीं लिखोगे तो ऐसे लिख लो, वैलिड ओनली फॉर स्टैटिक चार्ज का मतलब, अरे वैलिड ओनली व्हेन बोथ चार्जेज आर एट रेस्ट, बोथ चार्जेज आर एट, मतलब रुका हुआ चार्ज है। तो अब समझ गए, स्टैटिक चार्ज मतलब रुका हुआ चार्ज ही था वो, ऐसे लिख लो। समझ में आया। तो इतना पे हम कंप्लीट करते हैं, आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स वगैरह के बारे में, इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट चार्जेस की, कैसे एक चार्ज दो चार्जेस के बीच में रखोगे तो कब इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा, एक सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज इक्विलिब्रियम पे आएगा तो क्या क्या होगा, है ना। एक दो थ्रेड लेते हैं, दोनों थ्रेड में छोटे छोटे चार्ज वो कर देते हैं, लटका देते हैं, और फिर वो दोनों पास में आता है, सेम नेचर का रहता है, तो रिपल्सन के कारण से ऐसे खुलेगा, ठीक। और कितना एंगल बना के जाके वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे कहलाएगा। मान लो ये दो चार्ज है, ऐसे थ्रेड से बना हुआ है, रिपल्सन करोगे तो ऐसे भागेगा वी शेप में, तो ये कितना एंगल बना रहा है, उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। मन लगा के पढ़ो, खूब मेहनत से पढ़ो, तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी है, तो अपनी जिम्मेवारी को समझो, इधर उधर में मन ना लगाओ और मेहनत करो। क्या होगा नहीं होगा उसके बारे में नहीं सोचा जाता है। अब हम तुमको पढ़ा रहे हैं, देखो कितने, तुम खुद सोचो, अगर एक लोग भी कोई मेरा वीडियो सुन रहे हो तो सोचो कि यूट्यूब पे कितने बड़े बड़े टीचर बैठे हैं, है ना, कितने नॉलेज है उन लोगों के पास, अथाह नॉलेज है ना, कितने कितने पढ़े लिखे हैं, और फिर भी हम पढ़ा रहे हैं। उन लोग देखो कितने महारथी हैं वो लोग अपने फील्ड में, फिजिक्स की दुनिया में वो लोग महारथी समझो, हम छोटा सा एक वो प्यादा। अगर समझोगे अपने यहाँ ऐसे ऐसे महारथी बढ़े हैं फिजिक्स में, जैसे भीष्म पितामह जैसे योद्धा थे तब, वैसे अपने यहाँ फिजिक्स में बैठे हैं, और हम उस लड़ाई का एक छोटा सा हिस्सा है, प्यादा है। फिर भी हम लड़े पड़े हैं कि हाँ तुमको पढ़ाएंगे सिखाएंगे जितना आ रहा है उसी से। तो मेरा कितना कम पॉसिबिलिटी है वो होने का, आगे बढ़ने का, कि हाँ हम पढ़ाते रहेंगे, बच्चे हमको देखेंगे, है कि नहीं। 0.01% भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उस पर इतने सारे बड़े बड़े टीचर हैं जो पढ़ाते हैं, अच्छे पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छे पढ़ाते हैं। पर हम लगे हैं कि नहीं लगे हैं। तो जब जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.001% भी हो तो लगे रहना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। क्या पता सीखते 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 तुम सीख जाओ,
है ना। अभी बूंद बूंद तालाब भरता है, अभी धीमे धीमे पढ़ते 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 तुम एकदम से बाजी मार ले जाओ, जो जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो तुम, वो चीज़ एक ही अटेम्प्ट में हो जाए ना, एक अटेम्प्ट में निकले, 2 अटेम्प्ट में निकले। लेकिन लड़ते रहना है। और किससे लड़ते रहना है? पढ़ाई, मतलब खुद से लड़ोगे पढ़ने के लिए है, लड़ते रहना है तो मारा पीटी कर रहे हैं दुनिया जहान में, नहीं। जितना भी नम्रता से रहोगे तुम, उतना ही तुम ज्ञानी कहलाओगे, उतना ही तुम्हें अंदर ज्ञान भी होगा। मौन बहुत अच्छी चीज़ होती है। जितना तुम मौन रहोगे, खुद को जितना मौन रखोगे, उतना ही ज़्यादा तुम ऑब्जर्व करोगे। हल्ला गुल्ला करने वाले ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। मौन रहो, दुनिया को ऑब्जर्व करो, अपना काम धंधा में लगे रहो, उसी पे सब चीज़ टिका है।